प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इंडियन एक्सप्लेन वाला सीरीज ना देखी हो तो जाकर के देख लेना, वीडियो लाइव सेक्शन में पड़ी हुई है। और जब भी आप अगली बार मेरी शकल देखोगे तो जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग। और अगर आपको मान लो एमसीक्यू करने हैं कि सर ये करें हमने टॉपिक, इसके एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, तो आप जाके लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के फ्री सोर्सेज में चले जाना और वहाँ पर आपको इसके 15 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के आप इसको क्या कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डाउट ले लेंगे। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो हम बात करने वाले हैं 3 बातों के बारे में। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो वैसे तो बातें 2 हैं, बट एक एक्स्ट्रा बात हम पढ़ा दे रहे हैं। जिस तरीके से तुम लोगों का ये साल चल रहा है ना, पता नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में ये वाली बात भी हो ही जाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई बच्चों? सबसे पहली चीज़ है कि लोकसभा के अंदर जो स्पीकर था, ठीक है, स्पीकर है, ठीक है, उनके रिमूवल के प्रोसेस के ऊपर बात चल रही थी। आपको पता है कि ये न्यूज़ में था, इवेंचुअली ये प्रोसेस चला भी, वॉइस वोट भी हुआ। वॉइस वोट का मतलब क्या होता है? लोग चिल्ला के बोलते हैं कितने लोग फेवर में हैं चिल्लाओ ए, कितने लोग फेवर में हैं चिल्लाओ बी, उस तरीके से। तो लोकसभा के स्पीकर के क्या हुआ भाई? रिमूवल प्रोसेस हुआ। न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? ये एलिगेशन लगाया गया कि लोकसभा के स्पीकर जो है वो किसी और को बोलने ही नहीं देते हैं, यानी कि जो अपोजिशन के पर्सन है उनको बोलने की परमिशन ही नहीं देते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा प्रोसेस जो न्यूज़ में है, दूसरी जो चीज़ न्यूज़ में है वो है क्या? वो है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का प्रोसेस चल रहा है। क्यों चल रहा है ये प्रोसेस? उनसे बोला, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो बाइंस्ड है एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के, और उनसे जब सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि हम ऐसी फुटेज जो है वो लीक नहीं करने वाले हैं। तो एक ये वाली चीज है। तीसरा, अब इसी के सेम प्रोसेस पे चलता है आपका प्रेसिडेंट लगभग, ठीक है ना। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट को भी हम इसी के साथ देख लेंगे। आप बोलोगे सर ये तो नहीं हो रहा है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से तुम लोगों के ग्रह चल रहे हैं ना बच्चों, देखो आज तक कभी भी वॉर इतनी बड़ी नहीं हुई थी जितना विद इन 2 मंथ्स में हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ में है ड्यू टू द ब्लू बुक, है ना। आपको पता है कि ब्लू बुक की वजह से, क्या है ये ब्लू बुक? इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सीक्रेट्स, कि किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, कौन सी सिक्योरिटी मैनेज करनी है, और इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा वेस्ट बंगाल ने, तो इस वजह से न्यूज़ में है। तो बस एक कंपैरेटिव स्टडी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों के प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे तो 2023 में भी क्या आया था, 2023-2024 में, एक बार देख लेना, 2023-2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लैट के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलो तो देखते हैं जरा। सबसे पहले देखते हैं स्पीकर को कैसे हटाते हैं। तो स्पीकर को हटाने का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 94 के अंदर लिखा हुआ है, और स्पीकर को हटाने के 3 तरीके हैं। स्पीकर खुद 3 तरीके से हट सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि वो खुद ही एज अ मेंबर क्या कर दे, रेजिग्नेशन लेटर दे दे। अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहेगा तो वो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं रहेगा। सिंपल सॉर्टेड बात। दूसरा तरीका क्या है कि वो खुद से ही रिजाइन दे दे, बोले भाई इतने एलिगेशन लग रहे हैं, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मैं खुद ही रिजाइन दे देता हूँ, तुम लोग देख लो अपना किसको मॉनिटर बनाना है। तीसरा कि उसको रिमूव करा जाए थ्रू द रेजोल्यूशन। तो ये तीसरा प्रोसेस जो है वो हमें पढ़ना है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, स्पीकर जो है, याद रखना प्लीज, एक्स्ट्रा बातें जो है, स्पीकर जो है उसका होता है इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन होता है। और उसके इलेक्शन की जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है। और जब इलेक्शन हो जाता है, याद रखना बच्चों, जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसको हटाने के प्रोसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात याद रखना, स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। स्पीकर ही जॉइंट सिटिंग को देखता है। अब ये जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है जहां पर एक डेडलॉक आ जाए, यानी कि कोई बिल है जो लोकसभा से पास हुआ पर राज्यसभा पे होल्ड हो गया, राज्यसभा से पास हुआ लोकसभा पे होल्ड हो गया, तो प्रेसिडेंट कई बार दोनों को बुला लेता है, बोलता है भाई बैठ के बात कर लो, क्या दिक्कत क्या है तुम लोग की आपस में। और उसका जो हेड होगा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का, उसका हेड होगा कौन? आपका
स्पीकर। क्या सभी को बात क्लियर है? अच्छा, स्पीकर के पास एक और पावर होती है जिसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या होता है बच्चों? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होती है भाई? जब कोई डेडलॉक आ जाता है, मान लो कि सपोज करो स्क्विड गेम्स देखा होगा तुम लोगों ने, कि मान लो 50 लोगों ने फेवर में वोट करा, 50 लोगों ने किस में वोट करा? अगेंस्ट। तो उस सिनारियो में एक एक्स्ट्रा वोट किसका रहेगा? स्पीकर का रहता है। पर जब उसके ऊपर रिमूवल प्रोसेस चल रहा होता है तब वो कास्टिंग वोट नहीं डालता, क्योंकि वो स्पीकर की पोस्ट पर होता ही नहीं है। और जब वो स्पीकर की पोस्ट पर होगा ही नहीं तो वो सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा वोट डालेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ऑल गुड, चल सकते हैं हम लोग आगे? ओके बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, कम से कम इस रेजोल्यूशन को रिमूवल में कन्वर्ट करने के लिए 50 मेंबर्स क्या करने होते हैं? पार्लियामेंट में चाहिए होते हैं। 50 मेंबर फेवर में हो और कहें कि हाँ भाई हम इनको हटाना चाहते हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट करो। मोशन को लेके आने के लिए 50 मेंबर की जरूरत होती है। और इस बार कितने लोगों ने अग्री करा? 118 मेंबर्स ने अग्री करा था कि हाँ सर हटाएंगे हम इनको। क्लियर है बात? और जब ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट तो क्या होगा भाई, आपका 14 दिन का नोटिस जाएगा किसके पास? 14 दिन पहले नोटिस जाएगा किसके पास? लोकसभा के स्पीकर के पास, कि सर आपको हटाने की बात चल रही है, अब आप प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यानी कि अब आप प्रिसीडिंग ऑफिसर नहीं हो जब तक कि आपको ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। अब क्या होगा उसके बाद? उसके बाद होगा मेजॉरिटी काउंट की जाएगी। और मेजॉरिटी कैसे काउंट की जाती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे भाई? टोटल सीट कितनी है लोकसभा के अंदर? 543। उसमें से मान लेते हैं कि वैकेंट सीट कितनी है? 3। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंदर कितनी सीट्स आएंगी? सिर्फ 540 इंटू में 1/2 और +1। तो अगर मैं सही हूं, मेरी कैलकुलेशन तो मुझे बताइए कितनी अच्छी है, ठीक है? तो 271 में अगर ये कह देते हैं कि यस भाई, क्या कर दो, स्पीकर अंकल को क्या कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, तो स्पीकर अंकल अपना झोला चप्पल उठाएंगे और चल देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? इसे ही बोलते हैं बच्चों क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी। याद रहेगी बात? इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है, आपका स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है। याद रहेगी बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये बात ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर चलेगा? लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा के अंदर ही क्यों, हम राज्यसभा में क्यों नहीं लेके जाते इस बिल को? उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी है ये, लोकसभा का ही हेड भी है, तो हटेगा भी ये कहां से? लोकसभा से। राज्यसभा का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, इसी तरीके से डिप्टी चेयरमैन को हटाया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, और इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर को भी हटाया जाता है। ओके बच्चा पार्टी, कितने लोगों पर अभी तक ये चला है? तो जीवी महाबलेंकर के ऊपर चला था बट वो हटाए नहीं गए। 1966 के अंदर सरदार हुकुम सिंह के ऊपर चला था बट उनको भी नहीं हटा पाए। और 1987 में बलराम झा के ऊपर चला था और उनको भी नहीं हटा पाए। तो आज तक टोटल जोड़ के 4 लोगों के ऊपर ये चला है, एंड उसमें से किसी को भी इसके थ्रू हटाया नहीं गया है। कुछ और फैक्चुअल बातें ध्यान रख लेना। सबसे पहले दलित स्पीकर कौन बने थे? जयंती मोहन चंद्रा, ठीक है? ये एज अ स्पीकर यंगेस्ट स्पीकर थे, और एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी जब ये स्पीकर थे। ओके, उसके बाद ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन मीरा कुमार जो है, जो फर्स्ट वुमेन थी। और 18th कौन थे आपके? ओम बिरला हैं, ठीक है? अच्छा, इस पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1919 से इसकी शुरुआत हुई एक्ट से, ठीक है? और पहले बने फेडरिक व्हाइट 1921 में, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। और 1925 में पहले इंडियन जो बने वो थे विट्ठल भाई जे पाटिल। क्लियर है बात? यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, स्पीकर का कॉन्सेप्ट जो है वो है तो बिल्कुल कैसा, हमारे ब्रिटेन से लिया हुआ, हमारा कौन सा ब्रिटेन, पर ब्रिटेन से लिया हुआ, बट स्पीकर वहां पर थोड़ा अलग होता है। वहां पे स्पीकर किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होता है।
इसीलिए उसके बाइंस्ड होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। पर इंडिया में जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में होगी, हाईली पॉसिबिलिटी है कि उसी पार्टी का मेंबर क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। मतलब मेरा सजेशन तो ये है कि अपोजिशन से होना चाहिए या फिर किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए, तो शायद इस तरीके के कोई इश्यूज आएंगे ही नहीं। ओके बच्चा पार्टी। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखना बच्चों, इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि एक तो SIR करवा रहा है और ऊपर से इलेक्शन कमीशन न्यूज में पहले से ही था। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, उसे इससे इस्टेब्लिश करा गया था 25 जनवरी 1950 को। और याद रखना 25 जनवरी को मनाते हैं हम लोग क्या, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि पहले वोटिंग की एज कितनी थी, 21, जिसे घटा के कितना कर दिया गया, 18। अब 18 ईयर से 21 से 18 ईयर क्यों करा गया, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में करा गया था, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अब हम पढ़ते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस। सो इनको रिमूव करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई पहले तो आप बताओ कि इन्होंने मिसबिहेव या इनकैपेसिटी क्या थी। आपके बताने से नहीं होगा, हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। अब आपने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन का क्या है, कोई किसी पे भी लगा देता है, पर अब उस एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन होगी, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें प्रूव हुआ कि हाँ भाई गलती तो थी, भाई साहब क्यों नहीं दे रहे थे वीडियो, तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के उन्हें हटाया जाएगा। आओ समझते हैं। तो पहली चीज, प्रूवेंट होना चाहिए मिसबिहेव, वेरी गुड। उसके बाद इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 100 मेंबर, अगर कहां से इनिशिएट हो रहा है, लोकसभा से, और अगर राज्यसभा से इनिशिएट हो रहा है तो कितने, 50 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मान लो इतने मेंबर ने साइन भी कर दिया। उसके बाद जो है 3 मेंबर्स की एक कमेटी बैठेगी, जो कमेटी ये क्या करेगी, ये तय करेगी कि गलती है भी या नहीं। उस 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और डिस्टिंक्ट जूरिस्ट होगा। अब ये डिस्टिंक्ट जूरिस्ट कौन होता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा लॉ की नॉलेज होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है। ठीक है बॉस, क्लियर है बात। उसके बाद चाहिए होगी मेजॉरिटी। अब यहां पर मेजॉरिटी का गेम थोड़ा सा अलग है। टोटल मेंबर, यहां पर समझो, पहले लोकसभा को देख लेते हैं, फिर राज्यसभा को देख लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 543, तो इसका 1/2 और +1, ये तो हो गई आपकी क्या, पहली कंडीशन टोटल मेंबरशिप वाली। और दूसरी कंडीशन भी साथ में ही पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो 543 मेंबर तो नहीं, पर उस दिन कितने मेंबर आए हुए हैं, कितने मेंबर आए, कितने पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरे लिए तो कैलकुलेशन इशू है ना। 300 मेंबर्स मान लो आए हैं, इंटू में 2/3, ये दोनों की दोनों सेम डे में कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो एक पूरी हुई और दूसरी पूरी नहीं हुई, तो बिल क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा, रेजोल्यूशन क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। एक बात, अब मान लो यहां से पास हो गया, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में 245 इंटू में 1/2 और प्लस में 1, एक कंडीशन। एंड मान लो कि उस दिन कितने मेंबर आए हैं, सिर्फ 230 मेंबर ही आए हैं, तो इंटू में 2/3, ये दो, मतलब यहां से पास होगा बिल, यहां जाएगा, और अगर यहां से शुरू हुआ है तो फिर यहां जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से। अब ये दोनों की दोनों कंडीशन जब पूरी होगी, उसके बाद ही टाटा बाय बाय किया जाएगा। अगेन याद रखना, इसका प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा, और वैसे ही कैग को भी हटाया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये भी आप कमेंट करके बताना, और जब मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट करने के लिए, तो बताना मुझे कि टर्म कितना होता है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कितने टर्म के लिए जॉब पर होता है। क्या सभी को बात क्लियर है? कुछ फैक्चुअल बातें ध्यान रखना बच्चों। पहले दलित चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? GVG कृष्णमूर्ति। अच्छा, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी? VS रामदेवी। एंड यंगेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आपके सुकुमार सेन। और याद रखना बच्चों, ये यंगेस्ट के साथ साथ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही थे। क्या बात याद रहेगी?
आपको मैं पता है फैक्ट वाली बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्लैट ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, 2024-23 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसी चीज को बेस रख करके मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ। क्या बात क्लियर है बच्चों? ओके, अब प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिया गया है अंडर आर्टिकल 61। एक बात। दूसरी बात, क्या हटाया जाएगा? सबसे पहली चीज, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ ऐसा कर दे प्रेसिडेंट जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हो जाए, बट जब मैंने पूछा, मेरी बात हुई सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज से, मैंने पूछा कि सर क्या होता क्या है वॉयलेशन, वो कहीं पर डिफाइन नहीं है। अगेन, वो कहीं पर डिफाइन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद डिफाइन किया जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने वॉयलेट करा था या नहीं। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। ओके, अब उसके लिए कि हमें इस पे इम्पीचमेंट चलानी है, उसके लिए 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर चाहिए होंगे। जब 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर अग्री होंगे तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी को ये लगता है कि हाँ भाई ये गलत था, तो वो कमेटी स्पीकर को ये बात देगी या राज्यसभा के चेयरमैन को ये बात देगी, और उसके बाद शुरू होगा क्या भाई बच्चों, आपका रेजोल्यूशन। और उसके लिए कितने चाहिए होंगे, यहां पर देखो क्या है कंडीशन, राज्यसभा से है तो आपका 245 2/3, और लोकसभा से है तो 543 2/3। ये है दो कंडीशन, और दोनों की दोनों कंडीशन, दोनों की दोनों जगहों से क्या होना चाहिए, बिल को पास होना चाहिए। यहां पर भी अगेन 14 दिन वाला नोटिस पीरियड तो सर्व होगा ही होगा। क्या सभी को बात क्लियरली समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है बात। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको दिमाग में रखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे, देखो आंसर करना होता है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था भाई, कि इलेक्शन कमीशन का टर्म क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर का टर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताओ कि फर्स्ट दलित जो है, दलित प्रेसिडेंट कौन थे वो बताना। थर्ड क्वेश्चन बताना फर्स्ट वुमेन कौन भाई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी वो आंसर देना। तो आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर ये मेरे आंसर हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये पीडीएफ हमारे फ्री सोर्स में मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको 15 क्वेश्चन जो है वो मैंने क्या करे हैं, इसी सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार करे हैं जो क्लैट पूछ सकता है। आप वहां पर जाना और आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो जो भी नंबर्स आपको विजिबल हो रहे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, और हम आपको उनके डाउट सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अगली बार जब आप मेरे को देखोगे, जिस भी क्लास में देखोगे, चाहे फिर वो एडिटोरियल की क्लास में देखो या फिर आप मुझे क्या देखो किसी और कॉन्सेप्ट के साथ देखो, तो मैं आपसे पहले ये वाले क्वेश्चन पूछूंगा, तब जाकर के आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके बच्चा, बाय बाय।